नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार की खबर बड़ी चौंकाने वाली है और बिहार एनडीए टूट के आखिरी पायदान पर नजर आ रहा है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक गहरी साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के साथ। वैसे तो साजिश के लिए भाजपा जानी जाती है। आज तक एनडीए गठबंधन के अंदर या विपक्षी पार्टियों के अंदर भाजपा साजिश अनुमन करती रही है, लेकिन अब भाजपा के खिलाफ साजिश चल रहा है, क्योंकि भाजपा एक ऐसे मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है कि वह अब तब वाली परिस्थिति में वह अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी साख, उसके पास एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भाजपा के पास, उसी चेहरे के दम पर जो सत्ता रही है और उस चेहरा वह जो है वह अब धूमिल हो गया। वह चेहरा का रंग उतरने लगा। यूं कहे कि असली चेहरा देश के सामने आने लगा, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अब वही चेहरा बिहार में, जो चेहरा बन करके बिहार जीतना चाहता है, वही चेहरा बिहार में फेल हो गया। राहुल गांधी सर्वे में बहुत आगे निकल गए नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी अब G7 के बाद और चेहरा उनका धूमिल हो गया। जिस तरह से पिछवाड़े उनको खड़ा कर दिया गया तस्वीरों में, तस्वीरें नहीं आ पाई बेचारे की। बड़ी दुख की बात है कि फोटो सेशन करने के लिए अहमदाबाद विमान दुर्घटना का मलबा नहीं हटाया जाता है जब तक प्रधानमंत्री का फोटो नहीं खींच लिया जाता। उसके लिए एक दिन इंतजार किया जाता है। वह फोटोग्राफर भी बेचारा जमीन पर लेट करके फोटो खींचा होगा प्रधानमंत्री का। उस प्रधानमंत्री का चेहरा बिहार में नकाब उतरने लगे हैं। बिहार में जो जाति समीकरण है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। दलित हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना रहा है। इन वर्गों में दलित, अति पिछड़े और आदिवासियों के अंदर या ओबीसी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना रही थी ना, हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति पर 80-20 वाला खेल खेल करके, वह फार्मूला फेल हो गया। लेकिन बिहार एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत और खड़ी हो गई है, जातीय जनगणना। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में ऐलान तो कर दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में किया था जब ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, पाकिस्तान और भारत के जंग की बात थी। उस वक्त जंग के बारे में लोग सोच रहे थे, इंसाफ के बारे में सोच रहे थे, जो 27 परिवार गुजरे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की बात की। कैबिनेट की बैठक से निकल करके बाहर आकर के बोले कि जाति जनगणना, हर कोई जानता है वह मैनेज किया गया था। वह लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए जाति जनगणना वैसे ही लाया गया था जैसे महिला आरक्षण बिल लाया गया था जब इंडिया गठबंधन का नींव पड़ रहा था। तो इंडिया गठबंधन को अलग थलग करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन जाति जनगणना के लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। कैबिनेट की बैठक में पास करके कहा गया कि हम जाति जनगणना करेंगे। अब उसी जाति जनगणना से यू टर्न मार दी है मोदी सरकार, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जनगणना के लिए, उसमें जाति जनगणना की बात नहीं है। और अब हवा फैलाई जा रही है कि जाति जनगणना ठीक नहीं है, लोग चाहते नहीं है। हमने सर्वे कराया। अरे कौन से सर्वे कराया, किससे कराया, कि क्या सैंपल साइज है उसका? 144 करोड़ लोगों का फैसला चंद कुछ लाख लोगों से नहीं होता। चंद लोग नहीं कर सकते, कैबिनेट के 10 मंत्री नहीं कर सकते जो जवाबदेही नहीं समझते हैं। वह मंत्री नहीं कर सकते जिसे कोई लाइक नहीं करता हो। वह मंत्री नहीं कर सकते जिसके ऊपर भरोसा न किसी का हो। और अब बिहार में इसका असर दिख रहा है। नीतीश कुमार जो चंद दिनों पहले फिर एक बार एक्टिव हो गए थे कि जाति जनगणना बिहार में हमने ही तो कराई थी, अब नीतीश कुमार को फिर मुंह की खानी पड़ी जब जाति जनगणना से यू टर्न मार दिया है नरेंद्र मोदी ने। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे कि उन्होंने जो जाति जनगणना कराई थी वह गलत कराया था। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जाति जनगणना गलत है, भाजपा कह रही है
कि जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए, गलत है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए गठबंधन के हर घटक दलों को नरेंद्र मोदी, जो सेकुलर छवि के हैं, उनका जनाधार खत्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का जनाधार देश खत्म कर रहा है। अब वह और भी, अगर एनडीए गठबंधन के घटक दल और भी ज्यादा दिन रहे मोदी के साथ, तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो मोदी के बाद उनको कोई और पूछने वाला नहीं होगा। यह बात कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के घटक दलों के अंदर समा गया है, और यह उन्हें एहसास हो गया है। और जब एहसास हो गया है तो उनके लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। जो होगा मैं खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त बड़ी असमंजस परिस्थिति में जो है, और नीतीश कुमार जो चाल चल रहे हैं, वह चाल उनका सफल हो गया तो नरेंद्र मोदी का काम तमाम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हर तरह से फंसे हुए हैं। उधर कांग्रेस हमलावर है, और उधर एनडीए गठबंधन के अंदर भी दरारें पड़ रही हैं। उधर आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से नाखुश है। लग रहा है कहीं ना कहीं सितंबर महीना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सितंबर महीना में नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। उसी के बहाने नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल भी दिया जा सकता है, ऐसा भी प्रतीक हो रहा है। और ऐसा अगर हुआ तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को चमका लेना चाहते हैं उसके पहले। लेकिन इसी बीच इजराइल और ईरान का जो युद्ध आके बीच में खड़ा हो गया है, यह उनके छवि को फिर धूमिल करता है। क्योंकि जो ट्रंप के सामने सरेंडर वाली बात आई है, वह सरेंडर वाली बात फिर एक बार चर्चों में कि ईरान नहीं झुक रहा है। ईरान ने साफ कहा मैं सरेंडर नहीं होगा, मैं अमेरिका को भी चुनौती देता हूं, आजा देख लेंगे रण की मैदान में। अब नरेंद्र मोदी के लिए भी यह लागू हो गया कि एक नरेंद्र मोदी है, कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए, ईरान सरेंडर नहीं किया। और जिसे आतंकवादी देश बनाने के लिए सर्वदलीय डेलीगेट अपने पसंद का भेजा था, वह गाना गा के विदेशों से चला आया, और जिसके खिलाफ गए थे उसी के कासिम मुनीर को अमेरिका बुला करके व्हाइट हाउस में डिनर करता है, साथ में ट्रंप करते हैं। तो मोदी का क्या क्रेज रहा, यानी कि मोदी को इस्तेमाल किया जा रहा है, या मोदी के कुछ तो ऐसे दुखती नस है जो अमेरिका के पास है, जिसके वजह से मोदी के नस को दबा करके और डफली बजाया जा रहा है और रिमोट की तरह नचाया जा रहा है उन्हें। अब यह बात बिहार के अंदर कैसे नरेंद्र मोदी सामना करेंगे? नरेंद्र मोदी का रोड शो फ्लॉप रहा बिहार के अंदर, और जब फ्लॉप रहा तो अब नरेंद्र मोदी, जब एनडीए गठबंधन के अंदर समन्वय नहीं है तो बिहार में क्या रंग आएगा? बिहार हार गए तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके पहले सितंबर महीना में आरएसएस उन्हें रखेगा या हटा देगा, चेहरा बदल देगा, यह भी सवाल है। लेकिन इस बीच बिहार के अंदर कांग्रेस का जो अचानक जनाधार बढ़ा है और एक आंधी सी निकल पड़ी है कांग्रेस की, वह भाजपा और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी एक बड़े खेल की तैयारी में है, और चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के हर बातों से सहमत नहीं है। हर जगह पैसा काम नहीं करता, कहीं सम्मान और कहीं प्रतिष्ठा भी काम करती है। अब चंद्रबाबू नायडू जो 2029 में अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं आंध्र प्रदेश का, वह चंद्रबाबू नायडू का छवि अगर खराब हो गया नरेंद्र मोदी की वजह से, तो उनका सपना टूट जाएगा। मोदी का तो कोई बेटा है नहीं, परिवार नहीं है, तो उनको कोई चिंता नहीं है, जब तक खुद है तब तक ही। और अब जब अकेले हैं तो आखिरी क्षण में अगर जेल होगा इन्हें तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि 12 साल मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री, या भले
दूसरे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले हैं, जो गुनाहगार नहीं है उसे गुनाहगार साबित करने की कोशिश की है मोदी ने, लेकिन खुद पर वह लागू जब हो जाएगा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल सत्ता कभी तो बदलेगी, 10 साल बाद सत्ता बदलेगी, और जब सत्ता बदलेगी तो हिसाब एक एक का होगा। यह खौफ मोदी सरकार के उन मंत्रियों में भी है और उन नेताओं में भी है जो पाखंड कर रहे हैं इस देश के साथ, कि सत्ता गया अगर तो बहुत कुछ घटनाएं घटेंगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या रूप होगा? परसिमन पर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन पर नहीं है। परसिमन अगर हुआ और जनसंख्या के आधार पर हुआ तो चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे। और चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अनुपात के आधार पर परसिमन होना चाहिए, अनुपात के आधार पर नहीं होता है तो हम सरकार के साथ नहीं है। लेकिन बाकी के राज्य क्या होगा? क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी उस वक्त तक सत्ता में रह पाएंगे? यह भी एक बड़ी असमंजस की बात है। नरेंद्र मोदी पे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जवाबदेही से भाग रहे हैं। एनडीए की सरकार भाग रही है और एनडीए के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आगे आते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।